सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आतंक को किसकी शह? अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद दुनिया और खासकर मध्य एशिया के मुल्कों में आतंकी हरकतें बढ़ने की आशंका बढ़ चली है। इन आतंकी हरकतों को अंजाम देने वाले संगठनों के मैप पर सबसे सॉफ्ट टारगेट दिखता है कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रास्ते और पाक सेना और आईएसआई के इशारे पर तैयार बैठे जैश और लश्कर के आतंकवादियों को अब तालिबान और आईएसआईएस के उन आतंकियों का भी साथ मिल गया है जो अफगानिस्तान की लड़ाई से खाली हो गए हैं। यही नई लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने अपनी सेना के कमांडरों के साथ साथ जैश और लश्कर के भी नए कमांडर तैनात किए हैं। शायद इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के 1.5 महीने में ही कश्मीर में आतंकी वारदातों में तेजी आती दिखाई दे रही है। उरी की 5वीं बरसी पर एक बार फिर धमाका करने की साजिशों को अंजाम देने दाखिल हुए 10 से ज्यादा आतंकवादियों की खोजबीन के लिए सेना ने जाल बिछा दिया है। उरी और बारामूला में पिछले 3 दिनों से सेना और पैरा कमांडोज के जवानों ने तलाशी अभियान बहुत तेज कर दिया है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह पिछले 8 साल में उरी और बारामूला सेक्टर में सबसे बड़ी घुसपैठ है। दरअसल तालिबान की पैरोकारी कर रहे पाकिस्तान ने अपने पाले पोसे आतंकियों के अलावा भाड़े के लड़ाकों को भी भारत में आतंक फैलाने के काम में लगा दिया है और सभी संगठनों को एक दूसरे से तालमेल बिठाने को कह दिया गया है। ऐसे में अब भारत को ही नई रणनीति बनाने की जरूरत है जिससे कश्मीर समेत पूरे रीजन में आतंक पर लगाम लगाई जा सके। आतंक को किसकी शह? यह सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। अमेरिका आतंक के खिलाफ कमर कसे हुए है। रूस मध्य एशिया के देशों को आगाह कर रहा है कि 10,000 से ज्यादा आईएसआईएस के आतंकी इस रीजन में मौजूद हैं, जिससे इन देशों में आतंक का खतरा बढ़ चला है। चीन उइगर के मुस्लिम संगठनों और शिंजियांग प्रांत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से आतंकित है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले भी यही 3 देश हैं और आतंकी संगठनों के पास बेशुमार हथियार हैं। यानी अब सारा समीकरण आप समझ रहे होंगे कि आतंकवादियों के खिलाफ इन देशों की मुहिम क्यों खोखली है। लेकिन आतंक में सबसे ज्यादा पीड़ित मुल्क कोई है तो वो है भारत, और आतंक को शह देने वाले देश हैं उसी के पड़ोसी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल। सबसे पहले अस्थाना साहब आपका रुख करना चाहूंगा। जिसका डर था वही बात हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आएगी, तालिबान का शासन आएगा, आतंकी छुटे घूमेंगे, आतंकियों को पनाह मिलेगी, पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने के लिए तालिबान की तरफ देखेगा, उसके लड़ाकों को हायर करेगा और उसका टारगेट कश्मीर। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि आपने कमेंट्री में भी बताया, ये तो साफ जाहिर था कि जब भी तालिबान पावर में आएगा वहां पर एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जिसमें आतंकी पनप सकते हैं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, ये आतंकी आएंगे जरूर, लेकिन जितने नंबर्स की जब बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास आतंकियों की कमी थी पहले भी भारत में घुसाने के लिए, और कोशिश वो पूरी करते रहा है। अभी पिछले कुछ समय में अगर आपने देखा कि आतंकवादी गतिविधियों में जो कमी आई थी वो इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान के पास आतंकियों की कमी हो गई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि आर्टिकल 370 जाने के बाद एक पॉलिटिकल संरक्षण जो है वो थोड़ा कम हुआ। एनआईए की एक्टिविटीज अच्छी बढ़ी, सामंजस्य जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है और लोग जो हैं जो उन्होंने वहां पर देखा, उनका विकास होते हुए देखा, तो इन सब की तरफ से इंटेलिजेंस अच्छे से आनी शुरू हो गई। और इस सब के बावजूद इन सब को मिला के थोड़ा जो कमी आई थी आतंकवादी गतिविधियों में वो उस मुताबिक आई थी, और हमारी सिक्योरिटी ग्रिड भी काफी स्ट्रांग। अभी जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, वहां पर से घुसपैठ की कोशिश ये हमेशा करते हैं, करते रहेंगे और घुसपैठ भी होगी, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहां पे नाले हैं, थिक फोलिएज है, तो वो ये होता रहेगा। लेकिन जितने घुसपैठिए आते हैं
उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती है, 7-8 महीने में वो पकड़े और मारे भी जाते हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी से इनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दारोमदार जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं घुसपैठिए अगर क्लिक कर जाते हैं तो बड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बेबाक राय रखते हैं अपनी। गुलरेज, एक बड़ा चैलेंज आ गया है सरकार के सामने, जैसे जैसे तालिबान काबिज हो रहा था, पाकिस्तान हावी हो रहा था तालिबान में, इंडिया को माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारत थोड़ा बैकफुट पर आ गया है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन अब चीज़ें पलट रही हैं। अब चीज़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में भी उतनी नहीं दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से सरकार देखती है, और ये जिस तरीके से घुसपैठ हुई है, इस पर सरकार का क्या रिएक्शन? देखिए, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पार्टी की नुमाइंदगी करने बैठा हूं, तो मैं उस दृष्टिकोण से आपसे बात कर रहा हूं। जहां तक बात जो कश्मीर में हो रहा है और आतंकवाद और आगे भी किस प्रकार से आतंकवाद पनप सकता है उसका विषय है, तो कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि आप याद कीजिए, अशरफ गनी ने कहा था कि 10,000 जो फाइटर्स थे वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान तालिबान की मदद करने गए थे। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड उनके प्रेसिडेंट ने इमरान खान के मुंह पर कही थी कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो अब जब वहां पर वो उनका रोल खत्म हो चुका है, तो उनकी पुनर्स्थापना कहां करेगा पाकिस्तान? क्योंकि वो पाकिस्तान मिलिट्री के लोग तो है नहीं, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले भाड़े के टट्टू हैं। अब इन भाड़े के टट्टुओं की पुनर्स्थापना कहां हो सकती है? आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, और मुझे लगता नहीं किसी को समझाने की जरूरत है। ये वही काम चल रहा है कि जो वहां से आए थे, जिनको भेजा गया था अफगानिस्तान, और जिनका अफगानिस्तान में अब रोल पूरा हो गया है, उनको धकेलने की कोशिश की जाएगी भारत के जम्मू एवं कश्मीर में। अब जहां तक भारत सरकार का विषय है, हम शुरू दिन से ही जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको बीफ अप करने पर काम कर रहे हैं, और आपने देखा भी सही कि ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हो पाई, चाहे वो आईएसआई का मॉड्यूल चाहे दिल्ली में बस्ट किया गया हो, चाहे अभी जो जम्मू कश्मीर में इनको हंट किया जा रहा हो। तो हमारी चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे हमारा इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस हो, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन ये चैलेंज बड़ा है, और ये चैलेंज और भी जैसे जैसे तालिबान की गवर्नमेंट वहां पर स्टेबलाइज होती जाएगी, आप मान के चले कि जिन लोगों को जो रिक्रूट्स वहां भेजे गए थे अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने के लिए, उनको पुनर्स्थापित कहां करेंगे? क्योंकि वो किसी काम के नहीं है पाकिस्तान के लिए भी, वो प्रॉक्सी जंग लड़ने वाले लोग हैं जिनको भाड़े पे रखा जाता है। तो उनको वो जम्मू कश्मीर में धकेलने का पूरा प्रयास करेगा, और हम उनको मारने का पूरा प्रयास करेंगे, और जीत तो हमारी ही होती है। राहुल, इत्तेफाक रखते हैं आप गुलरेज शेख की बातों से, और साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आतंकी आए हैं, लोकल सपोर्ट उनको अभी भी मिलता है? 370 ज़रूर वहाँ पर ख़त्म हो गई, 35 से ख़त्म हो गया, फोर्सेस अपनी पूरी ताकत के साथ आतंकवाद को निपटाने में लगी हुई हैं, लेकिन बावजूद लोकल सपोर्ट वहाँ पर है। लोकल सपोर्ट है। देखिए, जब तक लोकल सपोर्ट है तब तक ही हम लोगों का आतंकवाद दिखता है। हम लोगों ने देखा था पंजाब में कि जब तक उनको लोकल सपोर्ट रहा, पंजाब का आतंकवाद रहा, लोकल सपोर्ट खत्म हुआ, आतंकवाद समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पाकिस्तान की और भूमिका को तरफ देखना पड़ेगा कि 25 फरवरी 2021 को जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से सीज फायर का समझौता हुआ, पाकिस्तान दुनिया के सामने में एक बेहतरीन चेहरा भी दिखा रहा है, और अब लगे हाथ अब वो घुसपैठ कराने का प्रयास भी कर रहा है। तो वो अगर हम लोग जब से तालिबान यहाँ पे आया है, वहाँ पर मजबूत हो रहा है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान लगातार अपने क्लीन सेविंग में लगा हुआ है कि एक तरह से एफएटीएफ को लेके जो तमाम दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे थे, कि वो प्रयास ये कर रहा है कि उसके आतंकवादी संगठन जो है कि जो वहाँ पे भी ऑपरेट हो रहे हैं, उसको भी अब वो अफगानिस्तान का नाम दे दे या अफगानिस्तान में भेज दे। वो भारत के साथ एक तरह से दुनिया को ये भी दिखाए कि हम सीज फायर का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन वो घुसपैठ कराने का पूरा प्रयास करें। देखिए, कश्मीर में जो पाकिस्तान के सीमा की तरफ से तो घुसपैठ कराने का प्रयास होगा ही होगा, जो सब लोग कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चिंता, जो ज़्यादा बड़ी चिंताजनक स्थिति है, जिसके तरफ हम लोग बार बार चर्चा में कम चर्चा करते हैं, वो है भारत नेपाल की खुली सीमा। इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरह से नेपाल इस समय चीन के प्रभाव में है, और उस रास्ते का प्रयोग भी आतंकवादियों के लिए, हथियारों के लिए भारत में प्रयोग किया जाता है। तो उसकी खुली सीमा को किस तरह से हम लोग उसको वहां पे कैसे हम लोग चौकन्नी नजर रखेंगे, ये एक बड़ी सी चुनौती है भारतीय। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, विपक्ष के नेता हैं। चंद्रमोहन जी, किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देखते हैं, और हमारे देश की तैयारी को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सरकार की तैयारी पूरी है, सेना को फ्री हैंड है, आतंकवादियों की ज़्यादा उम्र नहीं होती है, घुसपैठ करते हैं,
ढूंढे जाते हैं, मार दिए जाते हैं, टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है। इस बार भी सफलता मिलेगी और कई राज्यों में जो मॉड्यूल बर्स्ट किए जा रहे हैं वो भी एक बड़ी सफलता। भूपेश भाई, जैसा भी हमारे भाजपा के मित्र ने एक बात बोली और उन्होंने बातों के अंदर करके बोला कि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन पार्टी सरकार के अंदर, सरकार इन्हीं पार्टी की है। चलिए, पार्टी सरकार के अंदर है, तो जो बात पार्टी का प्रवक्ता बोलता है वो एक सरकार की बात कही जाती है, वो ऑथराइजेशन नहीं होता। ये हम सब समझते हैं इस बात को। लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आता है जवाब, और उसके बाद आता है सवाल। जवाब देने के अंदर अगर आपकी निष्पक्षता क्लीन नहीं होगी तो उड़ी को 8 साल के बाद फिर आतंकवादी झेलने पड़ेंगे, और वहीं कहीं ना कहीं आपको जवाब देने में आप विफल रहते हैं। यही कारण है कि जब आपने अभी तक अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर स्पष्टता का अभी तक आपने नहीं किया, पूरा देश आपको देख रहा है कि आप तालिबान के प्रति और अफगानिस्तान के प्रति अपनी स्पष्टता दें। कहीं तो आपके नेता प्रवक्ता उसके अंदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सरकार ने कहा था कि हम मानवीय आधार पर उसको मदद करेंगे, लेकिन सरकार को वित्तीय मदद नहीं करेंगे। इसका मतलब अभी सरकार पसोपेश में है। अभी सरकार वही बात है कि सवाल, मतलब आपका जवाब अभी तक उस पर नहीं आया। सवाल ये पैदा होता है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए फिर उस सवाल का आप जवाब देने से कतराते क्यों हैं? अगर हमारे यहां पर आतंकवादी घुसपैठ हो रही है तो उस घुसपैठ का जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अगर पहले घुसपैठ हुआ करती थी तो आप उसका जिम्मेवार एक पार्टी को और उस पार्टी की सत्ता की सरकार को किया करते थे। अगर आज उड़ी के अंदर आपने जश्न मनाया और उसके अंदर फिर आतंकवादी घुसपैठ हुई तो उसका जिम्मेवार कौन? मेरी देश की सेना उसका जवाब देगी। मेरा देश का सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देके निरस्त भी करेगी, मारेगी भी और जीत भी हासिल करेगी। लेकिन आपकी मंशा पे सवाल भूपेश भाई, परवेश भाई, बार बार उठता है क्योंकि आप जवाब देने में लेट हो जाते हैं। मन की बात तो करते हैं, लेकिन उस मन की बात में देश की जनता की बात को आप बुनाने की कोशिश ना करके जवाब दें। स्पष्टता यह है कि पाकिस्तान जवाब मांग रहे हैं गुलरेज भाई, ये जवाब मांग रहे हैं तालिबान पर क्या रणनीति है। चलिए जवाब लेते हैं। देखिए, तालिबान पर भारत सरकार की वही रणनीति है जो दूसरी डेमोक्रेसीज की है। और अभी आपने देखा होगा, शायद मेरे दोस्त ने भी देखा होगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री महोदय ने बड़ी स्पष्टता अपना रुख साफ किया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आवश्यकता है, वहां पर आतंक को अपनी भूमि नहीं देने देनी है। इन सब बातों के विषय में वो कट्टरपंथ को खत्म करना और कट्टरपंथी विचारधारा का फैलाव नहीं होना, इन सब चीजों पर उन्होंने डिटेल में बात की है एससीओ के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो मैसेज वाज वेरी क्लियर। दूसरी बात, जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने भी ये बात कही है और यूएन के प्लेटफॉर्म पे कही है कि एक तो सरकार जो है वो इंक्लूसिव हो और वहां से आतंक का फैलाव नहीं होना चाहिए। जहां तक जवाब देने का विषय है, हमने तो हमेशा जवाब दिया है, वो तुरंत जवाब दिया है। आप याद कीजिए कि उड़ी में जैसे ही कुछ हुआ था उसके बाद सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग जो खबर आई थी कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। जैसे ही बालाकोट हुआ, जैसे ही पुलवामा हुआ, हमने बालाकोट किया, घर के अंदर घुस के मारा। तो आज भी हम तो बड़ा स्पष्टता कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या तालिबान, यदि कोई ये मालूम पड़ता है कि अफगानिस्तान में भी कोई भारत विरोधी कैंप चल रहा है तो हम सीमा लांघकर वहां पर भी एयर स्ट्राइक करेंगे। गुलरेज जी, पठानकोट हुआ था और उसमें आईएसआई से आपने जांच भी करवाई थी। ये भी घटनाक्रम ध्यान में देना पड़ेगा आपको कि आप अचानक से कभी-कभी पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट भी होते हैं, जिस सॉफ्टनेस की आवश्यकता नहीं है और उसका दुरुपयोग करता है। लाल साहब, उस पर भी उत्तर देता हूं। हमारी सरकार का जब गठन हुआ, जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने एक ऑलिव ब्रांच भी दी पाकिस्तान को, लेकिन जब उसने ऑलिव ब्रांच नहीं ली तो अब स्टिक ही दी जा रही है, वो कंटिन्यू स्टिक दी जा रही है। चलिए आता हूं आपके पास। अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्थाना साहब, यहां पर ये कहा जा रहा था लॉन्चिंग पैड्स मौजूद हैं पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, और ये तय माना जा रहा है कि उन लॉन्चिंग पैड्स का अब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि अफगानिस्तान में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। हालांकि तालिबान की सरकार है, बावजूद उसके अब यहाँ मूवमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। किस तरीके के और अलर्टनेस की ज़रूरत है, और क्या हमको डिफेंसिव, वेट एंड वॉच या एग्रेसिव, कौन सी पॉलिसी? देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि कोई भी अनएम्प्लॉयड टेररिस्ट नहीं होता। टेररिस्ट को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और टेररिस्ट को एक ही काम आता है और वो है टेररिज्म की कार्रवाई करना और लड़ाई करना। इसलिए जाहिर है कि अभी उन लॉन्च पैड का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। हमें एक तरीके से ऑफेंसिव डिफेंस की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब मैं बोलता हूँ ऑफेंसिव डिफेंस, सर्वेलेंस हमें वहीं से रखना पड़ेगा, जो कैंप है वहीं से सर्वेलेंस रखने की जरूरत है। और अगर आवश्यकता पड़ती है
और अगर लगता है कि भाई इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उस हालत में एक ऑफेंसिव कार्रवाई करने की भी जरूरत पड़ सकती है। उसकी रूपरेखा क्या होगी वो जो अभी लोग पावर में हैं और जो लोग अभी जो फौज में हैं वो डिसाइड करेंगे। उसका मौका, उसका टाइम, जो कि मैं टीवी पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई भी एक्शन इस किस्म से होता है तो उसकी पलट कार्रवाई जाहिर है कि की जाएगी। राहुल, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो भी कुछ अगर आतंकी हरकतों को अंजाम दिलवाता है तो वो भी एक बार तो सोचेगा कि एक बार बालाकोट हुआ था, एक बार आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ होगा। नहीं, उसके दिमाग में तो अवश्य चीज़ें रहेंगी, लेकिन अभी इस समय क्या है कि जैसा कि अभी डिफेंस एक्सपर्ट साहब ने भी कहा कि वहाँ पे जैसे जैसे स्थिरता आएगी, क्योंकि देखिए आतंकवादी कभी बेरोजगार नहीं रह सकते, बिल्कुल सही चीज़ कहा उन्होंने, तो वहाँ पे जब तक वो लोग आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं, जब तक वो वहाँ पे बिजी हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही इस प्रक्रिया में वहाँ पे सरकार में स्थिरता आएगी और स्टेबिलिटी आएगी, तब फिर उनके लिए मजबूरी होगी कि उनको फिर वो कहीं न कहीं भारत की तरफ वो भेजें, जिससे कि वहाँ पे उनको आपसी वहाँ पे परेशानी नहीं हो। और ये चीज़ में पाकिस्तान इसकी इच्छा रखता भी है, पहले से भी वो रखता हुआ रहा है वो, तो इसलिए ये समस्या है। हम लोग जानते हैं कि देखिए अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को लेके भारत जो हम लोग शुरुआत से ही लंबे समय से हम लोग बातचीत करते रहे हैं, वो इसलिए करते रहे कि इसका सबसे इमीडिएट इफेक्ट भारत पे पड़ने वाला है। अमेरिका अगर वहाँ से निकल के चला गया तो उसके दूसरे हित जरूर प्रभावित हो रहे हैं कि उसकी वैश्विक छवि प्रभावित हुई, वो गलत ढंग से निकला, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन हम लोग जस्ट बगल के उसके पड़ोसी हैं। अब आप सोचिए कि सार्क में अफगानिस्तान की क्या स्थिति होगी, तमाम तरह की चीज़ें वो हम लोगों को सोचनी है, लेकिन आतंकवाद पर जो वैश्विक शक्तियों का जो दोहरा रवैया है, जो आपने भूमिका में रखा भी था, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और मैं फिर आपके कार्यक्रम में कहूँगा कि इन वैश्विक शक्तियों के साथ हम लोगों को बहुत ही, चूंकि अभी प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे भी हैं इस समय, तो इस पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम अमेरिका के साथ कितने रहे। भाई लगातार खरी सुनाते रहते हैं पाकिस्तान को, यूएनएससी हो या और दूसरे मंच हो, हमेशा पाकिस्तान को खरी सुनाई गई है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। ये इसको लेकर सरकार को अपनी रणनीति अब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार अब फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है। साथ ही साथ अगर अफगानिस्तान से मूवमेंट इधर हो रही है आतंकवादियों की, तो एक बड़ा चैलेंज ज़रूर होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चाइना भी है, पाकिस्तान और तालिबान को सपोर्ट ज़रूर करेगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि भारत की समस्या बेसिकली अफगानिस्तान नहीं है, बेसिकली इट इज पाकिस्तान। हमारी पहले प्रॉब्लम भी पाकिस्तान थी, आज भी पाकिस्तान ही समस्या है, क्योंकि जो भी आता है वो वाया पाकिस्तान और पाकिस्तान के कर्तृत्व के कारण ही आता है। लेकिन 7 साल में एक चीज जो परिवर्तित की है मोदी सरकार ने, वो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हम कॉस्ट जो है वो लागू करें। कि पाकिस्तान को एक बात मालूम पड़ गई है कि यदि उसने कुछ एक्शन की तो उससे कई गुना ज्यादा रिएक्शन आएगी, जैसे इजराइल करता है। ये वही तरीका है जो इजराइल करता है कि यदि इजराइल के किसी एक नागरिक के ऊपर हमला होता है तो वो 10 गुना ज्यादा कॉस्ट लागू करता है। तो ये वही चीज हम कर रहे हैं अब विज़ा-विज़ पाकिस्तान की। यदि पाकिस्तान कुछ करता है तो उससे 10 गुना ज्यादा, 25 गुना ज्यादा उसका नुकसान हो, और यही कंटिन्यू है पॉलिसी, और इस पे इजाफा होगा यदि कुछ भी होता है, पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करता है तो। और यहां तक पाकिस्तान ही नहीं, मैं वापस से बड़े स्पष्ट कह रहा हूं, जो देश देख रहा है कि यदि अफगानिस्तान में भी कोई कैंप का मालूम पड़ता है कि भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी शिविर चल रहा है, तो उस पे भी ड्रोन या फिर जहाज भेज के हम उसको भी फोड़ेंगे। राहुल, देखिए, हमें इन्होंने अब पाकिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला, लेकिन पाकिस्तान तो है ही इस पूरे मामले में। जो आपके प्रश्न में शामिल था कि चीन भी है शामिल अभी, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान का जो ये गठबंधन बन रहा है, उससे निपटने के लिए हमें तैयारियां करनी है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसमें सक्षम हैं, लेकिन मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं कि अभी तो छोड़ दीजिए, जब 15 अगस्त तक को तो उन्होंने कब्जा किया था, जब जैसे जैसे उनका वहाँ पे अफगानिस्तान में उनका वर्चस्व तालिबान का बढ़ रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे देखा गुड़गांव में अब तक का 3000 किलोग्राम जो है कि यहाँ पे जो है कि हेरोइन बरामद किया गया, वो अफगानिस्तान से ही आया हुआ सारा चीज़ था। तो आपके यहाँ पे टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, ये तमाम खतरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान का सीमा, कश्मीर की सीमा तो संवेदनशील है ही, नेपाल और दूसरा बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की तरफ भी मैं इशारा बार बार डालता हूं कि वहां पे गुलरेज शेख जी की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, उसने काफी अच्छा काम किया था, वहां पे कट्टरपंथियों को कुचला था, लेकिन अभी वो लोग भी सुपर एक्टिव हुए पड़े हुए हैं। तो उस जगह पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के आसपास कहीं न कहीं चीन की गतिविधियां काफी तीव्र हैं और वो भारत विरोधी गतिविधियां ही चला रहा है। वो गुलरेज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं?
नहीं, डेफिनेटली चीन का समस्या है और चीन से निपटा भी जा रहा है। और इस बात को चाहे अस्थाना साहब से भी आप पूछेंगे तो चीन भी इस चीज को लेके बिल्कुल भौचक्का हो चुका है। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी ज्यादा सख्ती से उसको जवाब देगा। उसको लगता अस्थाना था साहब, कि अब बहुत ज्यादा सहन करेगा। हाईटेक होने का वक्त है। आतंकी जो हैं वो भी अब ज्यादा हाईटेक होंगे, क्योंकि चाइना के वेपन्स, चाइना की टेक्नोलॉजी भी उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान हासिल करवाएगा। ऐसे में हमको और ज्यादा मुस्तैदी दिखानी होगी और ज्यादा कड़क होना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी हाईटेक का जमाना है। और दूसरे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो अभी राहुल बता रहे थे कि हमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां तो फिर भी काफी हद तक मुस्तैदी है, लेकिन जो बाकी का देश है और बाकी के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनमें भी काफी हद तक सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी पता है जो अभी टेररिस्ट हैं कि उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो काफी ज्यादा मुस्तैदी है और वो बाकी जो रूट्स हैं, चाहे नेपाल है चाहे बांग्लादेश है, बाकी भी जितने रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो तालिबान के उभरने से जो सामने हुई वो ये है कि जो स्लीपर सेल्स थे और जो सेपरेटिस्ट थे उनका मोराल थोड़ा सा और ऊंचा हुआ है। अभी उनको लगता है कि नहीं, शायद हम भी अगर कुछ कार्रवाई करें तो जिसे कहते हैं एक वुल्फ वॉरियर अटैक जिसे बोलना चाहिए कि इंडिविजुअल कोई छोटा मोटा अटैक कर दे, ग्रेनेड फेंक दे, इस किस्म की चीजों की भी ज्यादा खतरा है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ये जो टेररिस्ट हैं इनके पनपने से खुश कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी को मुसीबत झेलनी है और पाकिस्तान को भी काफी हद तक मुसीबत झेलनी है। पाकिस्तान को मुसीबत झेलनी है, पाकिस्तान को आईना भी दिखा दिया तालिबान ने। आता हूं अस्थाना साहब आपके पास। चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान हताश है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है और जब तमाम मुद्दों पर वो घिरता है जनता के बीच में, खासकर इमरान खान या बाजवा या जो भी पाकिस्तान मुल्क में उनके नुमाइंदे हैं, उनके नेता हैं, जब वो घिरते हैं तो कश्मीर का राग अलापने लगते हैं। मजबूरी है पाकिस्तान की। देखिए, उसी चीज़ के ऊपर मैंने पीछे अपने वक्त में ये बात बोली कि पाकिस्तान के प्रति जो सरकार का और भाजपा की नीति है वो स्पष्टता के साथ जवाबदेही नहीं है। पाकिस्तान के प्रति जो उनका प्रेम है वो देश को नुकसान करता आ रहा है। अफगानिस्तान के ऊपर जैसे अभी भी हमारी नहीं, प्रेम कैसे कह सकते हैं आप? ये तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। हमने मना कर दिया कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमने बालाकोट किया, हमने एयर स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पैसे के लोगों को भी उसके ऊपर फेथ करके नीचे बढ़ाया पठानकट के अंदर। क्या हमारे को हमारे जवानों पर, हमारी सीबीआई पे यकीन नहीं था? कहीं ना कहीं हमारे देश से प्रधानमंत्री बिना बुलाए उनके देश में चले गए। ऐसे ही पहले आपने रेल यात्रा कर ली। आपकी स्पष्टता अभी तक क्लियर नहीं हुई। आप जब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, तो आपके प्रवचन और वचन पाकिस्तान का अगेंस्ट होते हैं। जब आप इंटरनेशनल नीति के ऊपर खड़े होते हैं तो आप सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्टता की कारण ही हमारे देश के जवानों को भुगतना पड़ता है। आप विपक्ष के नेता हैं, आप सरकार पर, प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक स्टेट ऐसी भी है जहां पर आपकी सरकार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ इनका बहुत ज्यादा मेलजोल है, बाजवा साहब के साथ इनकी दोस्ती है, ये अगर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो बहुत खतरा होगा प्रदेश के लिए। देखिए, अगर ऐसा कुछ है और ऐसी किसी चीज की, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? उस चीज को अगर वो जबानी जंग पे लाना चाहती है तो उसको एक्सप्लेन करके दे। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। जब सरकार किसी चीज का पेशेंट उठता है, मैंने क्या पेशेंट करा भूपेश भाई, जब आपको हिंदुस्तान की राजनीति में खड़ा होना है तो आपको पाकिस्तान की बात करनी है और ऊंचे स्वरों में बात करनी है। जब आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा तालमेल नहीं हो सकता, उसके ऊपर आप सॉफ्ट कॉर्नर किस तरह? गुलरेज भाई, आपकी सरकार का पाकिस्तान के साथ प्रेम है, प्रधानमंत्री वहां चले जाते हैं, वहां पर बिरयानी खा लेते हैं, तमाम तरह के आरोप। जवाब दीजिए, क्यों आप पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं? मुझे लगता है कि ये भी खामोश रहेंगे। देखिए, हमने कभी प्रेम नहीं दिखाया, चाहे सरदार पटेल से लेकर मोदी जी तक भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा के लोगों ने कभी कोई प्रेम नहीं दिखाया। और जहां तक बात है, शुरुआत में एक मैं खुद बोलता हूं कि हमने एक ओलिव ब्रांच दी थी उनको कि यदि आपको दोस्ती रखना है तो ठीक है। ये वही नीति है कि कृष्ण ने कहा था महाभारत से पहले कि 5 गांव वाली बात लेकर, और उसके बाद गले पे मिले थे, लेकिन फिर बाद में जब नहीं माना तो फिर कृष्ण नीति वही चली कि महाभारत हुई और फिर सबने अंत देखा। तो वही हमने भी किया है। शुरुआत में उनको ऑलिव ब्रांच दी, लेकिन हमने जब देख लिया कि सुधरने वाले लोग नहीं हैं तो अब ऑलिव ब्रांच नहीं, अब लट पड़ता है। लट हमेशा लट पड़ेगा और जब भी ऐसा करेंगे। देखिए, बताएं, पाकिस्तान ने खुद ने बड़ा खुल के कहा है कि हम भारत की वजह से FATF की
ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भारत हमको ब्लैक लिस्ट में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ये बात इलेक्शन की नहीं है, हम तो इंटरनेशनल मंच पर भी उतने ही सख्त है, रादर जितने यहाँ पर सख्त रहते हैं उससे 10 गुना ज्यादा इंटरनेशनल मंच पर सख्त रहते हैं। और ये तो हम वो खुद पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक मोदी सरकार है, जब तक नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तब तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं। चलिए आता हूं आपके पास राहुल, वक्त की कमी है। पाकिस्तान तालिबान को अपनी कठपुतली बनाकर उसको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था, लेकिन तालिबान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, उसका आईना दिखा दिया। छलांगे लगाने लगे थे इमरान खान जब तालिबान की सरकार वहाँ पर बन रही थी, तालिबान काबिज हो रहा था। अब तालिबान ने कह दिया सुनिए आप अपने में रहिए, हमें पता है क्या करना है, हमारे यहाँ ज़्यादा दखल मत दीजिए। ये बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए नहीं, झटका बड़ा और ये होना था। अभी भविष्य में हम लोग इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि देखिए तहरीके तालिबान की जो स्थितियाँ हम लोगों ने पहले से ही पाकिस्तान में देखी वो कोई बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन हाँ, अभी शुरुआत में चूंकि वहाँ पे एक तरह से विन विन सिचुएशन सभी लोग देख रहे हैं, अभी कुछ समय तक एक मोटे तौर पे एक हनीमून पीरियड चल रहा है, लेकिन आगे चल के पाकिस्तान को और भी ज़्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि डूरंड लाइन से संबंधित मतभेद भी है हम लोगों के सामने में। अभी त्वरित तौर पे दुनिया चूंकि उसको मान्यता दे ना दे, कई सारे देश जो है कि अभी पाकिस्तान को थोड़ा मध्यस्थ बना के तालिबान के साथ संपर्क करना चाह रहे हैं, तो इसलिए तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान को लग रहा है कि उसे महत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी सहना पड़ेगा। अस्थाना साहब, एक चलते चलते आपका रिएक्शन। गुलरेज भाई आपके पास में आऊँगा, 10 सेकंड आपको भी दूंगा। अस्थाना साहब के पास में आऊँगा। लोकल सपोर्ट कितना ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी स्टेट के लिए? उस जगह पर अगर सेना तैनात है, वहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, आतंकवादियों को चुन चुन कर ढूंढ कर मारा जा रहा है। आपने भी बताया कि आतंकवादियों की कश्मीर में ज़्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन लोकल सपोर्ट को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ किया जाए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? सर, लोकल सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में पीपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं, लोग जो हैं वो धुरी हैं एक तरीके से, और उसको रोकने के लिए जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकना पड़ेगा। एनआईए ने जितने भी पकड़े थे केसेस, अभी कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ कम है। मेरे विचार से कन्विक्शन रेट हमें और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी लग रहा है लोगों को कि हवाला पैसा इधर उधर करके फिर भी बच जाएंगे। वो बचना नहीं चाहिए कोई आदमी। अगर हमारा कन्विक्शन रेट हाई होगा, पैसा नहीं होगा, तो टेररिज्म तो अपने आप कम हो जाएगा। टेररिस्ट बिना पैसे के आजकल कोई काम करने को तैयार नहीं। गुलरेज भाई, आखिरी 10 सेकंड। देखिए, अस्थाना जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। हमने देखा कि जब से 370 खत्म हुआ और जब से फाइनेंस के ऊपर सख्ती हुई है, तो पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल नगण्य हो चुकी हैं। तो ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं जो अस्थाना जी कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान के विषय में हम बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को सबसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ रहे हैं तालिबान ने जो कुछ भी किया है उसके। आप देखिए कि पहले न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जो थी क्रिकेट की वो रद्द कर दी। इसका मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन में जाता जा रहा है। तो जो जैसा कर रहा है वो उसको भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान। चलिए, आतंकवादियों को नौकरी मिली हुई थी तालिबान को काबिज कराने की, अब वो वहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं, तो दूसरे नौकरी की तलाश में, दूसरे व्यापार की तलाश में कश्मीर की तरफ रुख किया जा रहा है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेना पूरी तरह से तैयार है और सरकार की जो रणनीति है वो बिल्कुल सटीक है। पाकिस्तान को पीछे धकेला गया है, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को लेकर अपनी रणनीति पर फिर से एक बार विचार करना होगा। फिलहाल गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद रहे। अस्थाना साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना, डिफेंस एक्सपर्ट, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल लाल, हर बार की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।